बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज से आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि अच्छी खबर यह है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त बर्फ़ पिघलने लगी है। मुज़ाकरात के नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए रास्ते निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा में जंग खत्म ना करने का ऐलान सामने आया है। जहां मजालिम ढाए जा रहे हैं मुसलसल, और एक और जो बयान सामने आया है ये बड़ा ही तशवीशनाक है। सिलसिला कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे क्या हमारा तालीमी निज़ाम जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है भी, और जो बच्चों को हम तालीम और तरबियत दे रहे हैं उससे जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो किस तरह की उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस पर आज प्रोग्राम में तफसीलन बात होगी। फिर बात होगी सर्विसेज अस्पताल में एक नया सेल बना है और वो सेल है एंटी रेप क्राइसिस सेल, जिसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। कितना मौसर है, किस कदर जदीद इसके अंदर इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के नू भट्ट ने वेट लिफ्टिंग में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद भी पेश की जाती है और वो हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा भी होंगे। किस तरह से कामयाबी उन्होंने समेटी, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम अपने अहम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते शुरू हो चुके हैं और एक जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी है, मुज़ाकरात की टेबल पर आने लगे हैं। तो क्या दोनों तरफ से वैसे तो डिनाई किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त तो कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है हमें। लेकिन एक अगर हम देखें तो रात तक तो अता तारड़ साहब डिनाई ही कर रहे थे। वो कहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, और फिर वो ये भी कह रहे थे कि इन्हें पहले माफ़ी मांगनी चाहिए जो इन्होंने रविश इख्तियार की रखी है 9 मई का जो वाक़या है उस हवाले से भी। और अब समझ में नहीं आ रही कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा है ना कि बस बहुत हुआ, अब जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू हमें पेशरफ्त करनी चाहिए, 9 मई को भुलाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बिलाखिर जी मुज़ाकरात शुरू होने की जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप देखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर हाउस में जो मुलाकात की है उसमें बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, साहबजादा हामिद रज़ा और वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुज़ाकरात हुए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शौकत फराचा साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे फराचा साहब आपको। फराचा साहब क्या कहते हैं, वाकई में बर्फ़ पिघलने लगी है? वैसे तो ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए, बदलती हुई जो इस वक्त सूरत हाल है उसके लिए, लेकिन क्या समझते हैं कि इसमें सदाकत है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, क्या शराइत रखी जाएंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी बात है अगर मुज़ाकरात हो, बहुत अच्छी बात है अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए। अभी तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो बानी पीटीआई खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है और 2 शराइत रखी हैं हुकूमत की तरफ से। तो एज सच कोई ऐसा कमेटी या कोई और मैकेनिज्म नहीं बनाया गया जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि पहले खान साहब कहा करते थे कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सिर्फ फौज से बात करेंगे। कम से कम अब वो उमर अयूब ने कहा कि चाहे फरिश्ते हों या कोई और हो, हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो पेश की शराइत होती हैं बातचीत में, वो बड़ा मसला बनाया करती हैं। बातचीत बगैर एजेंडे के, बगैर उसके नहीं होती, लेकिन पेश की शराइत आ जाए तो दूसरी साइड जो है वो डिफेंसिव हो जाती है। और इसमें तीसरा अहम ये भी एलिमेंट है कि आखिर अब क्यों खान साहब राजी हुए इन मुज़ाकरात के हवाले से। क्या जनरल फैज हमीद पर जो चार्जशीट लगी है उसकी वजह से अब पीटीआई, कल वो पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे कि हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत माफी मांगे, या ख्वाजा आसिफ साहब से कहा कि आप सीनियर हैं, आप रहनुमाई करें। कम से कम जो वजूहात हैं हमें इसलिए ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे वो बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से हट के कहूंगा कि पॉइंट ऑफ एरोगेंस से पीटीआई बात करना चाह रही है, तो फिर तो
इसका कोई नतीजा नहीं लेकिन निकलेगा। क्या ये लेकिन भी अगर मुमकिन है पराचा साहब के इनकार हो गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिसके बाद बिलाखिर उन्हें और कोई रास्ता ना नजर आने के बाद यही लगा बेहतर कि हुकूमत से ही बात कर ली जाए? और क्या कोई फ़ायदा भी होगा अगर कोई मामला तय भी हो जाते हैं हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान? क्या जो ताकत का सरचश्मा जिसे कहा जाता है हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, अगर उन्हें तस्लीम नहीं होगा तो कोई फ़ायदा हो भी सकेगा पीटीआई को? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए इकट्ठे और बड़े की क्वेश्चन आपने कर दिए। पहली बात तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट शुरू से ही कहती रही है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। पीटीआई की बात कर रहा हूँ, आप सियासी कुव्वतें बैठ के बात करें, जो कि सियासी कुव्वतें किया करती हैं। और दूसरी बात यह है, जो आपका ज्यादा अहम सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट करेगी जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामलात अगर तय पा गए, एस्टेब्लिशमेंट तो साथ होगी ना। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के तमाम ऑर्गन जो हैं वो बातचीत करेंगे ना, उसमें जाहिर है इनपुट होगा, डेली बेस्ड कंसल्टेशन होगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी तक सिर्फ इस हद तक बात है कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो बातचीत का जो एक करना स्ट्रक्चर चाहने है। के लिए सॉरी, आपने कहा कि शायद जो इस वक्त फैज़ हमीद साहब की जिस तरह से स्क्रूटनी शुरू हो गई है, उनके ऊपर जिस तरह से एहतसाब किया जा रहा है, तो ये इस बात से डरने के बाद कि शायद इमरान खान साहब को पीटीआई, बानी पीटीआई को ये ख्याल आया है कि उन्हें मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, ना कि अब अपनी शराइत मनवाने की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगला नंबर उनका हो सकता है। तो जो बात आपने ये कही, क्या वाकई में इसमें कोई दम हम है कि खान साहब वाकई डर गए हैं? नहीं, अगर देखें ना, ये जो प्रेस रिलीज परसों आई उसमें तो लिखा हुआ है कि जनरल फैज हमीद साहब सियासी ईमा पर ऑन ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो वो जो सियासी ईमा है या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो पीटीआई है ना। और उसमें 9 मई भी है उसी प्रेस रिलीज में। उस प्रेस रिलीज में है कि सैबोटेज और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द कंट्री और मुल्क के अमन को नुकसान पहुंचाना, ये बड़े सीरियस क्राइम्स हैं, ये बड़ी सीरियस चार्जशीट है। और उसमें डायरेक्टली इम्प्लीकेट कर देना, 12 अगस्त की प्रेस रिलीज में ये इम्प्लीकेशन नहीं थी किसी सियासी जमात की या सियासी ग्रोह की। इस प्रेस रिलीज में तो बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, और पाक फौज के बिहाफ पे ये प्रेस रिलीज आई है, जिनका तहकीकाती निज़ाम भी है, जिनका एनालिसिस निज़ाम भी है, लेकिन और वो उन्होंने सोच समझ के ये अल्फाज डाले। अपोजिशन लीडर तो ये भी कह रहे थे कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और वो जाने, फैज़ हमीद जाने। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि अगर फौज जैसे डिसिप्लिन इदारे में इस तरह की वायलेशन हो रही थी तो जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? तो सवाल तो ये भी वैलिड है। और क्या फैज़ हमीद एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे जिस तरह फैसल वाडा कह रहे हैं, या फिर वो भी इंस्ट्रक्शंस कहीं और से ले रहे थे, मास्टरमाइंड कोई और था? 2018 से 2022, 10 अप्रैल 22 तक तो खान साहब की हुकूमत थी, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब तो उन्हीं के साथ काम करते हैं। आपको या कौन को याद नहीं है वो पीएम हाउस के लॉन्स में जो फोटोज बनती थी या ऑफिस के अंदर फोटोज बनती थी? तो इंस्ट्रक्शन तो ये जो कुछ दिन पहले या कुछ वीक्स पहले बातें आई थी कि नेक्सस एक्सपोज हो गया, यही है जो कल की परसों की प्रेस रिलीज में। राजा साहब, उन तस्वीरों में 3 लोग होते थे नुमाया, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ भी होते थे, तो वो मंजर से गायब है अभी तक। यही तो मसला बना जब ये कहा गया कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, यानी इसी प्रेस रिलीज में। मैं बेस इसी प्रेस रिलीज को बना रहा हूँ क्योंकि ये पाक फौज की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। इसमें कहा गया मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। इसका क्या मतलब कि यानी आपके जो बॉस थे या आपकी जो सुपीरियर कमांड थी, या उनकी जो गिवन एक गाइडलाइन थी, उसके बरक्स आपने इकदाम किए। यही आपके कानून और आइन में जो आपकी लिमिटेशन हैं, आपने बढ़कर उससे कुछ काम किए। दिस इज कॉल्ड मिस यूज ऑफ अथॉरिटी। वो तो बड़ा क्लियर हो गया ना, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की टर्मिनोलॉजी ने सारी चीज क्लियर कर दी कि जो आपकी लाइन थी ड्रॉन बाय द लॉ ऑफ द लैंड, यू वायलेटेड दोज लाइन, यू क्रॉस दोज लाइन, और उन लाइंस की वजह से आप पे चार्जशीट किया गया है। तो बानी पीटीआई को अब ये नजर आ रहा है
खान साहब को भी नजर आ रहा है। आगे तो फिर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल आ जाएगा। आर्मी एक्ट 1952 में उसमें जो जो दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये दोनों मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाते और हैं। अगर ये मिलिट्री अगर ट्रायल बातचीत की का तरफ कोई माहौल मामला बनता जाता है, है पराचा साहब, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें साबित हो पाएंगी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकें बानी पीटीआई को 9 मई के वाकयात से, और कोई इंतहाई सज़ा का सामना भी उन्हें हो सकता है फिर उस सूरत में? देखिए, मैं वो जर्नलिस्ट हूँ, मैं काइट फ्लाइंग नहीं करता कि मैं कहूँ कि हाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं सिर्फ जो फैक्ट है, प्रेस रिलीज है, मैं उसी के अराउंड आपसे बात कर रहा हूँ। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि उनको, जनरल फैज हमीद साहब को कानूनी जो मावनत का हक है उनका, वो भी दिया जा रहा है और ये ठीक है। प्रोसेस जारी है। ये बात जो है ना कि साबित और हो सकेगा, इसके दो एलिमेंट्स हैं। और नंबर प्रेस वन, रिलीज को अगर देखा अब जाए तो मुझे फिर तो बानी पीटीआई डायरेक्टली बीच में मुलविस पाए जाते हैं, क्योंकि जो सियासी तौर तरीके देखें और सियासी जिस तरह से मुदाखलत कही जा रही है कि फैज़ हमीद साहब की थी, तो इसमें इसका मतलब तो ये है कि उस वक्त के जो चेयरमैन पीटीआई थे, वज़ीर आज़म थे, उनकी डायरेक्ट मुदाखलत हो सकती है। बहुत शुक्रिया, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या मुज़ाकरात कामयाब भी हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभी दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, और लेकिन मुज़ाकरात शराइत भी फिर रखी जाती हैं, और फिर जब शराइत रखी जाती हैं तो हो सकता है कि वो शराइत इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर ना हो या फिर मौजूदा हुकूमत को भी मंजूर ना हो। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारी, बल्कि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और कामयाब मुज़ाकरात हों, ताकि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें कोई बेहतरी आए। हाँ जी, एक जो इंतशार की सी सूरत हाल है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, वो सिलसिला थमना चाहिए। हमारे मुल्क की जो तरक्की है, जो मैशत की बेहतरी है, उसका दारोमदार भी इन सारी चीज़ों पर जुड़ा हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बात होगी कुछ खेल की। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला ताहाल हतमी फैसले पर नहीं पहुँच सका, कब तक ये फैसला मुमकिन होगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। इससे पहले कि हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, क्या फैसला हुआ है या क्या होने जा रहा है, हम बात कर लेते हैं कुछ फीफा वर्ल्ड कप की। और फैसला हो चुका है 2034 का जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब में होगा, और फीफा ने वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को सौंपने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल जी, फुटबॉल की इंतज़ामिया ने तंजीम फीफा के मुताबिक 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है मराकश, स्पेन, पुर्तगाल मिलकर करेंगे, जबकि 2034 की मेज़बानी है वो सऊदी अरब करेगा। तो ये मुबारकबाद है सऊदी अरब के लिए जी। 2034 में पता नहीं हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मेज़बानी जो है उनके पास होगी। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो अभी तक हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सका। पाकिस्तान ने अपने फ्यूएन मॉडल पर रहने का फैसला किया है, और वो मान भी गया पाकिस्तान के, ठीक है आप जो भी एक न्यूट्रल वेन्यू है वो डिसाइड कर लें, और जो भारत के साथ मैचेस हैं हम वहाँ पर खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान पर इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से दबाव बढ़ाकर हाइब्रिड मॉडल जो है वो मनवाने की कोशिश की जा रही है। भारत मुसलसल ही कोशिश कर रहा है कि ये इवेंट जो कि जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, ये तो हम हाइब्रिड पे खेल लेंगे, लेकिन जो हमारे इवेंट्स हैं जो भारत के अंदर होने, उस पर हाइब्रिड काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि वो चाहते हैं कि सारा जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट कर लें और ख़ुद भी उन्हें कहीं ना जाना पड़े, तो लिटाई है। और पाकिस्तान तो भारत जाए लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आए। तो इसी पर बात करते हैं। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि इतनी ताखीर की वजह क्या है, फैसला अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, और कब तक मुतवक्के है, कोई वाज़ेह शक्ल कब तक सामने आएगी चैंपियंस ट्रॉफी की? जुनैद, अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट है वो बीसीसीआई है, क्योंकि बीसीसीआई ही अब आईसीसी भी बन चुकी है, तो जिसकी वजह से तमाम मामला ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स अब भी दुबई में मौजूद हैं, जो आईसीसी हुकाम के जो दीगर मेंबरान हैं, वहां पर सिर्फ एक बंदे ने फैसला नहीं करना। वहां पर वर्ल्ड कप की एक कमेटी है, वो कमेटी में मामला पहुंचते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे लेकिन तो साहब, ये बाकी ममालिक जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या दीगर न्यूजीलैंड या दीगर जो टीमें हैं, आखिर वो क्यों होम्योपैथिक बनी हुई हैं? उनका कोई इसमें होना तो चाहिए, उनकी राय क्या है, मुनसिफाना फैसला क्या है, ताकि भारत के ऊपर ज़रा दबाव डाला जा सके कि वो होश के नाखून लें। जुनैद, हमने पिछले दिनों अपने चैनल पर यह खबर नशर की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से आवाज़ बुलंद कर दी है,
और इसमें काफी हद तक उन्होंने पाकिस्तान का मौकफ को भी तस्लीम किया था कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो उसका जो शेड्यूल है वो बर वक्त अनाउंस कर दिया जाए, और ये भी बात वाज़ेह कर दी जाए कि मुस्तकबिल में जो भारत में इवेंट के अलावा जो उनके ममालिक में इवेंट्स होने थे, क्या उस वक्त भी भारत इसी तरह की पॉलिसी सामने लाएगा कि उनके मैचेस वहां कराने के बजाय हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो तो जो तीनों ममालिक हैं उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये उनका वाज़ेह मौकिफ तो किया जाए। उनका मौकिफ उन्होंने तो अपना वाजे कर दिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं आईसीसी कोई फैसला करने के लिए की पोजीशन में नजर नहीं आते। जब से जय शाह जो है वो बने जाके चेयरमैन आईसीसी, तो उस वक्त से तो लगता है कि बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई है पाकिस्तान के हक में फैसला आने की। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और इतना जो डिले है वो किस वजह से है? जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, क्या उसमें कोई सदाकत है? जो वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो इवेंट्स होने हैं भारत के अंदर वो तमाम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होंगे, वो भारत के अंदर ही होंगे, लेकिन जो अब का इवेंट है जो पाकिस्तान ने जिसकी मेजबानी करनी है सिर्फ वो हाइब्रिड मॉडल पर होगा, ये भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। तो इसमें कितनी सदाकत है? ये देखिए जी, ये बात सदाकत इसी तरह है कि वो भारतीय मीडिया को खबरें ये पहुंचाई जाती हैं कि ये आप लाइन ले लें ताकि इसके मुताबिक हमें कुछ फैसले करने में आसानी हो। लेकिन अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई है, इसमें मजीद तखीर जितनी भी होगी ये मेजबान मुल्क को उसका नुकसान होगा, उसका रेवेन्यू उसका उतना जनरेट नहीं होगा, वो उतने मामलात स्पॉन्सरशिप के हवाले से वो नहीं कर सकेगा। गो के ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने इसमें तमाम चीजें करनी है, और पाकिस्तान का एक बड़ा शेयर जो है पाकिस्तान को मेजबानी की सूरत में उस हवाले से ले तो लाल से जो भारत क्रिकेट बोर्ड काम ले रहा है तो दिखाई दे रहा है कि वो हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ये चाहता इसमें तो कोई शक नहीं है चौधरी साहब, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि यही एक मौका है, क्योंकि अगर यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई कि रिटर्न अगर एग्रीमेंट ना हुआ अगले आने वाले फ्यूचर के इवेंट्स का जो कि भारत के अंदर होने हैं कि वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे, तो फिर ये मौका गंवा दिया जाएगा और भारत अपनी मनमानी करने पर बज़िद होगा कि हमारे जो तमाम मैचेस हैं वो हमारे मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। तो अभी रिटर्न में लेना यही बेहतरीन वक्त है आपके ख्याल में भी? जुनैद, ये देखें, हम कबल अज़ वक्त हर चीज कर रहे हैं। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपसे मेजबानी छिनती है या एक ऐसे नहज पर आपको पहुंचा दिया जाता है कि आप कहते हैं जी हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद नहीं करा सकते, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को, क्रिकेट को, पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखें, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात लेके उसमें अपनी शराइत बनवाएं, अपना जो शेयर है उसको बड़ा करें, और उसके बाद चैंपियंस जब भारत में इवेंट आएगा आप उस वक्त ये रखना डालें। उस वक्त अगर आप ये रखना डालेंगे फिर भारत, लेकिन चौधरी साहब इससे पहले अगर हम देखें, हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें भारत का, तो पिछले अगर मैचेस हम देखें तो तब भी यही कुछ हुआ ना। पाकिस्तान तो बड़े अच्छे तरीके से भारत गया भी, खेल के आया भी, लेकिन जब उन्होंने आना था तो उन्होंने वही उनका जो एक अज़ली मौक़िफ़ था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वो नहीं आए। अगर जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि ये मौका है जहाँ पर हम डट गए हैं और असूली मौक़िफ़ है हमारा कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, आईसीसी इसमें कोई किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है आपको आने वाले दिनों में, या फिर भारत की ही चलेगी? क्योंकि इस वक्त जय शाह जो है वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, बहरहाल भारत वहां पर भी बैठा हुआ है, असर सूख तो वो रखता है। इशाल, आपने बहुत अच्छी बात की। जय शाह जब तक भारत आईसीसी में अब है, पाकिस्तान को मुझे दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान को किसी जगह पर भी कोई फायदा पहुंचेगा। एक नंबर दो, मैंने आपको बताया कि अभी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, पाकिस्तान साबित करे यहाँ पर ये मैचेस करवाकर कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है, और यहाँ पर वो चैंपियंस ट्रॉफी के भारत नहीं आया ना आए, उसके मैचेस दुबई में करा लिए जाए। ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अगर छिनी तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, जो मैं आप लोगों को बड़े ये बात बताने जा रहा हूँ कि जब भारत में इवेंट हो उस वक्त पाकिस्तान टीम वहां पर जाने से इनकार कर दे। ठीक है, ये भी आपकी राय, बल्कि उस टूर्नामेंट का बाइकाट करके बाहर आ जाए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी पाकिस्तान को और राइट्स जो स्पॉन्सरशिप के उसमें पैसे मत नहीं, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब का मौक़िफ़ था कि अभी अपना जो इवेंट है उस पर फोकस करना चाहिए, कहीं इसका फायदा इसमें इंडिया को रखना नहीं डालने देना चाहिए, इसकी मेजबानी ना हमसे छिन जाए, और जब भारत का इवेंट आएगा तो तब देखी जाएगी, तब आप अपना
इस पे किरदार अदा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एजाज़ है हमारे प्लेयर का, और वो ये कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। हारिस रऊफ को दौरा ऑस्ट्रेलिया में शानदार कारकर्दगी की बिना पर ये एजाज़ दिया गया है। बिल्कुल जी, बहुत खुशी की बात है। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान भी कर दिया है और बैटिंग के शोबे में पहली दोनों पोजीशन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास हैं और इंग्लैंड के जॉय रूट पहली, जबकि हैरी ब्रोक्स जो है दूसरे नंबर पर हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे नंबर पर हैं और भारत के जसवाल चौथे नंबर पर मौजूद हैं। तो टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में पाकिस्तान के साउथ शकील का 9वां नंबर है। हमारी तरफ से मुबारकबाद इन तमाम प्लेयर्स को जो कि इस रैंकिंग का हिस्सा बने, और खासतौर पे हारिस रऊफ को जो प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। इसी तरह की ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते रहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में दीगर बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अमन की ख्वाहिशात और दुनिया के लिए जंग बंदी के जो मुतालिबात थे, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें हवा में उड़ा दिया है। तमाम तर आलमी कोशिशों और पाबंदियों के बावजूद नेतन्याहू ने गज़ा जंग ख़त्म न करने का ऐलान कर दिया है और इसराइल की जानिब से गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का सिलसिला ताहाल जारी है और बढ़ता ही चला जा रहा है। करारदादें पेश की जाती हैं और तमाम फोरम्स पर बात होती है। अक़वाम आलम इसके ऊपर बात करता है। ताज़ा हमले हैं उसमें 30 और फ़लस्तीनियों को भी शहीद कर दिया गया है। और अब इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया ये मुतालबा कर रही है कि जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए, इस जंग का खात्मा किया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है वो जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर है ये शख्स कि पूरी दुनिया के मुतालबात के बावजूद वो इस पे आमादा नहीं हो रहे? इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अंदाज़ा हो कि दुनिया का निज़ाम अच्छा है, ख़राब है, जो भी है, उसके किस इंटरनेशनल कानून के तहत चलता है। वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जिसकी धज्जियाँ इज़राइल पहले भी उड़ाता रहा है और इज़राइल मुज़ोर इसलिए है कि अमेरिका उसको वीटो कर देता है। आप कल की बात देख लें, जनरल असेंबली में 158 वोटों से पूरी दुनिया ने कहा कि सीज़फायर कर लो। इससे पहले भी कहा, लेकिन अमेरिका ने उसको अपोज किया और सिक्योरिटी काउंसिल 2 हफ्ते पहले सीज़फायर का रेजोल्यूशन तमाम दुनिया के ममालिक ने उसको पास किया, सिवाय अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। तो वो पिछले 2 हफ्ते पहले भी वीटो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को, जो कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ये तो नॉन बाइंडिंग है, ये एक अखलाकी फतह है, लेकिन अखलाकी फतह कर करके पूरी दुनिया रोडों पर आ गई, समुंदर इंसानों का निकल आया हर जगह से। लेकिन जो जोरावर ममालिक हैं, जो इजराइल की पुष्ट पर खड़े हैं, वो सबसे पहले तो अमेरिका है, उसके बेड़े भी खड़े हुए हैं, उसकी फौजी भी उधर मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका की ही बात कर ली जाए तो आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में एहतजाज भी हुए हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारी तंजीमें निकली हैं, फिर स्टूडेंट्स निकले हैं बाहर। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो अमेरिका का जो एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो लगता है ये है कि वो बाकायदा जंग कर रहे हैं और ख़ुद जो है वो अब फ्रंट फुट पर आकर जंग करना चाह रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े? अमेरिका के अपने शहरी जो हैं वो ये चाहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए और जो इजराइल इस वक्त कर रहा है वो रुकना चाहिए। अमेरिका ने तो तमाम कैंपसेस में 2 वाइस चांसलर को सैक कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, स्टूडेंट्स पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, उनको रेस्ट्रिकेट करना शुरू कर दिया जो निकले। तो ज़बानबंदी तो वहां भी शुरू हो गई है इजराइल के मामले में, वैसे नहीं, इजराइल के मामले में वहां भी ज़बानबंदी शुरू हो गई है और एंटी सेमेटिक एक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखिए आप किस तरह 1 बाय 1 और टर्न बाय टर्न, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने टॉक शोज में, कि किस तरह पहले हमास को न्यूट्रलाइज किया, फिर हिजबुल्लाह को किया, लबनान का बेड़ा गर्क किया और साथ साथ उसको जारी है अभी वो दोनों जगह। अच्छा डॉक्टर साहब, और बहाना नेतन्याहू की तरफ से ये भी बनाया जा रहा है कि अगर हमने जंगबंदी की तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगा। तो क्या ये वाकई हमास का खौफ है या फिर नस्लकुशी का बहाना है? असल में वो नस्लकुशी ही मकसद है जिसके लिए वो हमास को इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके डर का इजहार कर रहे हैं? 30 सेकंड्स में हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। 48 में उन्होंने 54 शहरों को, 54 गाँव को मसमार करके तकरीबन 30,000 अफराद को शहीद कर दिया। जब उन्होंने इजराइल बनाया और उन बस्तियों को मसमार करके और अपना कब्जा कर लिया। इसी तरीके से 1967 में जमीनें कब्जा कर ली, इसी तरीके से गोलान हाइट को उन्होंने कब्जा किया। अब गोलान हाइट 134 या 150 किलोमीटर
का रकबा और उन्होंने हड़प कर लिया ये असद के जाने के बाद, बशर अल-असद के जी, जाने के शाम के बाद। बॉर्डर पे। और वो और 500 टारगेट्स उन्होंने बम्बार्डमेंट की, ये बहाना कि वो वहाँ जो है जहाज़ों को तबाह कर दिया। वो प्रॉपर्टी और वो एसेट सीरियन लोगों की थी, उनके टैक्स के पैसों से खरीदी गई थी, तो उनके नेवी को तबाह कर दिया। नेवी उनका क्या कर रही थी? उनके बिल्कुल ठीक। हवाई अड्डों को तबाह कर दिया जो उनके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको डिफेंसलेस कर दिया जाए, ताकि जिस तरह लबनान में कर रहे हैं, जिस तरह गज़ा में कर रहे हैं, जो ज़मीनें और कब्ज़ा करनी है कर ली जाएँ। और उसके बाद बारी ईरान की है, क्योंकि बिल्कुल ठीक। ईरान की मज़बूती यही थी कि ईरान को ज़मीनी रास्ते दस्तयाब थे जिससे कि वो मदद कर सकता था हिज़्बुल्लाह और हमास का। तो वो मदद अब ख़त्म हो गई, वो लाइन कट गई। आप देख लें कि जो करेंसी है ईरान की, वो 2 दिन में असद के जाने के बाद 7,40,000 $1 के बराबर हो बिल्कुल गई ठीक है। है। और चंद साल पहले ये सिर्फ 40। तो कहने डॉक्टर का साहब, इस मकसद तरह ये से है तो कि इजराइल की जो जंगी जुराइम जारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इजराइल कमज़ोर करता चला जा रहा है। जो भी उसके खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं या आवाज़ ही बुलंद करते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि उन्हें कमज़ोर कर दिया जाता है, उनकी हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, उन्हें मुल्क बदर करवा दिया जाता है, उन गवर्नमेंट्स को ख़त्म करना होना पड़ता है। तो ये अगर सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो मुस्लिम ममालिक तमाम इसकी जद में आ सकते हैं। कब तक मुस्लिम ममालिक जो है, मुस्लिम उम्मा उठेगी? और क्या अगर तमाम मुस्लिम उम्मा उठ जाए, तमाम ममालिक जो है वो यकजुबान हो जाएं, तो मुकाबला किया नहीं जा सकता नेतन्याहू का, इजराइल का? इस तरीके से ताने बाने बुन दिए गए हैं कि जो हमारे रूलर्स हैं, ये ओआईसी कंट्रीज के, वो रूलर्स के इंटरेस्ट को इस तरीके से काबू कर लिया गया है इजराइल के जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, कि उनके अपने इंटरेस्ट की वजह से वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। आप देख लें कि ओआईसी की 2-3 जो इमरजेंसी मीटिंग हेड ऑफ स्टेट्स की हुई हैं, उसमें उन्होंने बड़े एकदम दबे अल्फाज में ढीले-ढीले से रेज़ोल्यूशन पास किए। इतना भी ना कर सके, कुछ और ना करें तो रेज़ोल्यूशन में ये कह दें कि भई हमारी फिज़ाओं से ना गुज़रो आप, क्योंकि आप हथियार लेके जाते हो। आपकी मसनूआत हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं कर सके। जब बिल्कुल, वहाँ बाइकॉट इज़राइल तो किया जा बम्बार्डमेंट सकता है उनकी गाज़ा पे कर मसनूआत रहा का। था। जी, गाज़ा में बम्बार्डमेंट कर रहा था, तो सब्जियाँ इज़राइल की हमारे अरब ममालिक में बिक रही थीं। और अभी जो असद को गिराया है, असद कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था, उसने बड़ी ज़ुल्म और बर्बरियत की है अपनी जगह पर। लेकिन इज़राइल का तो उसके मज़े हो गए, ईद हो गई उसकी। और बिल्कुल ये ठीक। तो उसपे एफर्ट की गई ना, उसपे एफर्ट की गई। पिछले 13 साल से जो उसको सपोर्ट दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, इज़राइल की तरफ से और अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ से इज़राइल के जो बिल्कुल। सपोर्ट दी जा रही थी, तो आज वो देख लें कि वहाँ ठीक है, एक ज़ुल्म और बर्बरियत था, ठीक। लेकिन उसके और बिल्कुल भी ठीक तरीके है। होते थे। शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर। और जिस तरह से वो कह रहे थे कि तमाम मुस्लिम उम्मा को बाइकॉट ही एटलीस्ट कर देना चाहिए, जो इजरायली तमाम प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उसका बाइकॉट ही सबसे बेहतरीन अभी तक का इकदाम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, दीगर अहम बहुत से इशूज़ हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के मारूफ गुलकारों की, जिसमें से एक तो हैं बिलाल सईद और दूसरे हैं रहीम शाह। वो मैं हरीम शाह कहने लगा था, लेकिन ये रहीम शाह की बात हो रही है। दोनों की आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से दोनों को मुबारकबाद। और जो बिलाल सईद हैं वो आज 36 बरस के हो गए हैं। बिलाल सईद ने करियर का जो आगाज़ है वो 2012 में किया था और बहुत से सुपरहिट गाने उन्होंने गाए हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए, बल्कि सरहद पार भी बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर भी बहुत से कामयाब ये गाने गा चुके हैं। और रहीम शाह को कौन नहीं जानता, उनका जो मशहूर ज़माना गाना है पहले तो कभी कभी गम था, उससे ये बहुत से ज़बरदस्त जो अपने फैंस हैं उनको हम बारी बारी क्यों ना इनका गाना भी सुने। पहले रहीम का सुनते हैं और उसके बाद फिर हम सुनेंगे। अच्छा जी, ये आपने रहीम शाह का गाना सुना है। और नहीं अभी सुनना है, अभी सुना नहीं है, लेकिन अच्छा, यह कि विजुअल्स मैं सोच रही थी शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी गुड लक कहिए या उनकी आवाज़ का जादू है, जिसमें से रहीम शाह भी एक हैं कि इनके पहले ही गाने जैसे ही मार्केट में आए उसने तहलका मचा दिया। और मतलब रातों रात ओवरनाइट जो स्टार बनने का सफ़र था उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक इत्तेफाक हो या कोई तुक्का लग गया हो, इनकी आवाज़ वाकई इतनी
खूबसूरत थी और जिस तरह से लोगों ने इन्हें चाहा है, इन्हें पसंद किया है। जी हाँ, एक दर्द जो इनकी आवाज़ में था वो जुनैद के दिल को छू गया। और भी बहुत सारे लोगों के दिल को छुआ और उसमें एक जुनैद भी थे और बड़ा ही असर। आपने महसूस नहीं किया उस दर्द को? नहीं, मुझे दर्द था नहीं, इसलिए मुझे महसूस भी नहीं हुआ। उनकी आवाज़ के अंदर जो दर्द है, अच्छा, कुछ गाने जो है, जो एहसासात हैं, वो तो कम से कम महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दर्द दिल को ही रखता होता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल रखना भी तो जरूरी है। दिल रखना भी जरूरी है। और जुनैद ये कह के मेरे पास दिल नहीं है, दर्द दिल नहीं है, मैं वो दुखी दिल के साथ उसकी शिद्दत को, उसकी हिद्दत को महसूस किया जा सकता है। करने के लिए दिल होना बहुत जो ताल छेड़ते हैं रहीम शाह। तो बहरहाल हमारी तरफ से दोनों सिंगर्स को, दोनों गुलकारों को बहुत बहुत मुबारक हो उनकी सालगिरह के मौके पर। अच्छा जी, मैं आगे मेरे ख्याल में हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। आप नहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। सॉरी जी, स्टे विद अस। वापस आते हैं तो बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम टू शो। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालीम की अहमियत से कोई इनकार ही नहीं है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये कहा भी था कि तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। लेकिन इस वक्त हम अगर देखें तो सबसे निगलेक्ट किया जाने वाला शोबा जो है वो तालीम का ही है। तालीम का एक तो बच्चे हमारे स्कूलों को जाते नहीं, और अगर जाते हैं तो उन्हें बुनियादी जो एक ज़रूरत है तालीम की वो मुहैया नहीं की जा रही है। और जिस तरह से जदीद तर्ज पर जो है वो अब तालीम हासिल की जा रही है या तालीम दी जा रही है अपने बच्चों को, जो मुस्तकबिल है उनके मुल्क का, तो हमारे यहाँ वो जदीद तालीमी निज़ाम कहीं मफकूद रह गया है, नज़र नहीं आता। गैप देखा जाता है। जो हम बच्चों को तालीम देते हैं, प्रैक्टिकली जब वो अमली तौर पे उस लाइफ का हिस्सा बनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक गैप रह जाता है और उसमें वो नाकामी का सामना करना पड़ता है उन्हें। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, भारी भरकम सिलेबस हैं, फिर फीसें भी देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम के लिए, तरबियत के लिए, लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी का सामना करते हैं तो वो चैलेंजेस टोटली डिफरेंट होते हैं। तो हम अपने बच्चों को वो सिखाने से क्यों कासिर हैं जिसका उन्हें हकीकी ज़िंदगी में सामना करना है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल सब वालिदैन के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। तालीमी इदारे तो एक तरफ जी। सबसे पहले तो हमें वालिदैन से ये पूछना चाहिए कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं। जब वालिदैन स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो उस इंटरव्यू में क्या बताते हैं कि हम अब बच्चे से क्या चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि अक्सर वालिदैन लीडरशिप स्किल्स, सोशल स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, इस तरह की स्किल्स मांगते ही नहीं। वो कहते हैं इतने नंबर्स, इतने ग्रेड हमें चाहिए, दैट्स इट। वालिदैन भी चाहते हैं कि उनका कारपोरेट वर्ल्ड में बतौर एक अच्छे स्लेव के सिलेक्ट हो जाए, और इंस्टीट्यूशंस भी यही चाहते हैं कि हमें कारपोरेट स्लेव तैयार करके कारपोरेट वर्ल्ड को प्रोवाइड कर दें। दोनों साइड की प्रायोरिटीज ही ये हैं, स्लेवरी एंड स्लेवरी। तो डॉक्टर साहब, फिर क्या सिर्फ डिग्रियां काफ़ी होंगी? क्योंकि हमें माशरे में इन्हीं नौजवानों ने सुधार पैदा करना है, इन्होंने ही मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, ये आगे का फ्यूचर है हमारा। तो हम क्या सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना काफ़ी होगा? जिसकी दौड़ में आपने कहा स्कूल भी लगे हुए हैं कि सिर्फ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, डिग्री जो है बच्चे के पास होनी चाहिए, पेरेंट्स भी यही लगे हुए हैं, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, ग्रेड्स अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे, और हमारे वालिदैन इस बात से परेशान नहीं होते बच्चा कुछ तकनीकी तौर पर कुछ सीख पा रहा है या नहीं, प्रैक्टिकली उसे कुछ पता है या नहीं पता, बस वो भी यही इसी बात में खुश हो जाते हैं कि 90% मार्क्स ले लिए, 95% मार्क्स ले लिए। तो क्या डिग्री लेना काफ़ी है, मार्क्स लेना काफ़ी है? देखें, असल में इस वक्त इदारे और वालिदैन मिलकर इंसान नहीं रोबोट्स तैयार कर रहे हैं। रोबोट्स के अंदर फीड कर दी जाती है, मेमोरी चिप होती है, जब चाहें उस मेमोरी से आप डाटा ले सकते हैं। इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली वो सेमी रोबोट्स बन चुके हैं। जो मेमोरी उनके अंदर इंस्टॉल की गई है उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सकते। हालांकि तालीम का मकसद तालीम बराए मेमोरी या बराए रट्टा या बराए इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी। तालीम का कॉन्सेप्ट है तालीम बराए दानाई, कि आप अपने आसपास मौजूद इंफॉर्मेशन में से दानाई कशीद करके दुरुस्त फैसला कर सकें, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग तक पहुंच सकें। अब क्योंकि हमने ये नहीं किया तो इसका नतीजा आए दिन आप स्कूलों, कॉलेजों में और सड़कों पर भी देखते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे इश्यूज पर, बातों का डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर के तमाम बच्चे, लड़के, स्टूडेंट्स किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। वजह क्या है कि इन्हें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई गई, इनके माइंड की वो फैकल्टी काम ही नहीं कर सकती जहां पर ये सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग रखते हो। ये सिर्फ रोबोट हैं, इन्हें जो कमांड दी जाती है उस कमांड को लेकर ये मैदान में आ जाते हैं।
अब इसे चेंज करना है तो इदारों ने बाद में, सबसे पहले पेरेंट्स ने, और हम खुद अगर स्टूडेंट्स हैं तो खुद हमने फैसला है कि हमें बतौर इंसान जीना है या बतौर रोबोट जीना है। अच्छा, ये अगर बतौर इंसान जीना है, डॉक्टर साहब, अभी हम निज़ाम तालीम को देखते हैं तो ये बरतानवी साम्राज्य की देन है और इसकी वजह से एक डिवीज़न बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। एक तो वो तबका है जो एलीट क्लास है, उनकी तालीम और तरबियत तरीक़ाकार टोटली डिफरेंट है, और दूसरा जो सरकारी स्कूलों में राइज है। तो ये जो डिवीज़न हम पैदा कर रहे हैं खुद ही अपने नई जनरेशन में, ये कितने नुकसानदेह है? जी, मैंने ना इस सेशन का आगाज, आपसे गुफ्तगू का आगाज एक वर्ड से किया था, कारपोरेट वर्ल्ड और कारपोरेट स्लेव। कारपोरेट वर्ल्ड को जो कारपोरेट स्लेव्स चाहिए होते हैं, जो छोटे लेवल के स्लेव्स हैं वो सरकारी स्कूलों इदारों से ले रहे हैं, और दरमियाने दर्जे के स्लेव्स जो उन्हें दरकार है वो बड़े इदारों से ले रहे हैं। एक छोटे इदारे का मुंशी बनेगा बड़ा होकर, एक बड़े इदारे का मुंशी बनेगा। ये सब के सब अपना काम रन नहीं कर सकेंगे। हाँ, वो लोग जो दुनिया को रन करते हैं, जो इदारे रन करते हैं, वो हमारे तरह के रवायती इदारों में, खा वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, खा वो सरकारी हो, उनकी तालीम यहाँ पर नहीं होती। अगर होती भी है तो बराए डिग्री यहाँ पर लेते हैं, मगर एक्चुअली उनकी परवरिश और उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम बतौर लीडर, बतौर कायद, बतौर एंटरप्रेन्योर, बतौर प्रॉब्लम सॉल्वर किया जाता है। जबकि हमारे इदारे सिर्फ और सिर्फ मंडियों में स्लेव प्रोवाइड करने के लिए पैदा किए गए हैं। तो क्या डॉक्टर साहब यही वजह है हमारे मुल्क की तरक्की रुकी हुई है? हमारे बहुत सारे इदारे काम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि वो सिर्फ रट्टाबाजी करके वो अच्छे नंबर लेकर पास होने के बाद उन आला ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि काम किस तरह से करना है और दुनिया इस वक्त कहाँ पर चल रही है, क्या पॉलिसीज़ और किस तरह से काम वो कर रहे हैं। क्या यही बुनियादी वजह भी है हमारा तालीमी निज़ाम जिसकी वजह से हम इतना पीछे हैं? मैडम ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही तशखीस की है कि जब आपको अमली जिंदगी का पता ही नहीं, आपने कभी खुद कोई फैसला अपने तौर पर किया ही नहीं, आप स्टेटस को के हामी हैं, आप कमजोर हैं, आप नया फैसला नहीं कर पाते। अभी जो आपने कहा ना 95%, 97 या 98% मार्क्स की हम बात कर रहे थे, इस वक्त एक रिसर्च ये भी हो रही है जो ये बताती है कि वो लोग जिनके मार्क्स 95% से ज्यादा हों, उन्हें किसी भी नौकरी के लिए नाअहल करार दे दिया जाए, उन्हें किसी भी काम के लिए नाअहल करार दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अमली जिंदगी तो जी ही नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं कि अमली जिंदगी होती क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो वो चाहते हैं कि उन लोगों को नाअहल करार दे दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसकी डिग्री में चले जाएं। तो क्या यही वजह है डॉक्टर साहब कि हम होम स्कूलिंग की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई देख रहे हैं? बहुत से पेरेंट्स ने तरजीह देना शुरू कर दिया कि अपने बच्चों को खुद तालीम और तरबियत दें, लेकिन ये अल्टीमेट हल तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए वालिदैन का अपना पढ़ा लिखा होना, घर का ऐसा माहौल होना ज़रूरी है। तो फिर क्या वे आउट क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज है कि होम स्कूलिंग वाकई ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस वक्त जो स्कूल कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर होम स्कूलिंग है, हमारे पास ऐसे प्रोग्राम भी लोगों के पास मौजूद हैं। लेकिन इसमें चैलेंज एक और तरह का सामने आता है, मैं पेरेंट्स के सामने वो भी रख देता हूँ। जिन दिनों में ये कोरोना का इशू हुआ तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तो मैंने अपने बच्चों को फिर घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो स्कूल कॉलेज खुल गए तो मैंने फिर भी अपने बच्चों को 1 साल के लिए स्कूल नहीं भेजा, उन्हें घर में पढ़ाया। और मैं हैरान रह गया कि मैंने उन्हें 3 महीने में वो सब कुछ करवा दिया जो स्कूल में उनका 1 साल का सिलेबस था, यानी इतना स्पीडी, और बच्चों का वक्त भी कम लग रहा था। मैं 2 घंटे से ऊपर नहीं देता था उन्हें, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सोशलाइजेशन स्किल्स की। बच्चा स्कूल जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो किसी से ज्यादती करेगा तो माफी मांगेगा, कोई उससे ज्यादती करेगा तो उसकी तलाफी कैसे होगी, लीडरशिप कैसे होगी, टीचर्स का फेवरेटिज्म कैसे बर्दाश्त करेगा, इदारों के अच्छे और बुरे रवैयों को फेस कैसे करेगा, जेलसी को फेस कैसे करेगा। ये तमाम चीजें उसने स्कूल में जाकर सीखनी थी, घर में मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से मुझे बच्चों को बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं। अगर हम दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद तक महदूद हो जाएंगे, तो हमें ज़िंदगी के आदाब ही हम नहीं सीख सकते। जो बुनियादी आदाब हैं कि हमें किसी के साथ किस तरह से मिलना है, बातचीत किस तरह से करनी है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम देखें कि पेरेंट्स की एक और बड़ी गलती ये होती है कि वो बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, मुसल्लत करते हैं उसके ऊपर कि तुम्हें ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, वो आगे चलकर उसमें कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये कितना ज़रूरी है कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए, हमने दूसरे मुमालिक में देखा है छोटे से बच्चे को उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो क्या करना चाहता है, फिर उसके बाद उसकी सब्जेक्ट्स जो है उसके सिलेक्ट करवाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है। मैडम, ये रिवाज में हो भी नहीं सकता। फिलहाल कहीं वालिदैन या बच्चे हमारे प्रोग्राम के नतीजे में किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। मैं इसकी वजह बता देता हूँ। पहले यूं होता था और बैरून मुल्क अभी भी यूं होता है कि इल्म बराए दानाई और दानिश होती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। पाकिस्तान में लोग इल्म बराए रोजगार हासिल करते हैं। तो जब इदारे या वालिदैन सब्जेक्ट्स या कैरियर सेलेक्ट करते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चा रोटी कहाँ से कमा पाएगा, रोजगार इसे कहाँ से मिलेगा। मिसाल
मिसाल देता हूं कि एक आदमी के अंदर एक बहुत अच्छा, जी क्या कहा आपने? दुरुस्त कह रहे हैं। कहा। हेलो जी, आप दुरुस्त कह रहे जी। हैं। अब एक बच्चा है जिसके अंदर एक जबरदस्त फुटबॉलर बनने की सलाहियत मौजूद है, जबरदस्त फुटबॉलर। अब पाकिस्तान में कितने फुटबॉलर फुटबॉल को कैरियर बना सकते हैं? जवाब है कि चंद दर्जन सिर्फ। इसलिए यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो तो है ही है, इसके साथ साथ उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। अगर कैरियर अपॉर्चुनिटीज और बच्चे का इंटरेस्ट मिसमैच करता हो तो फिर उन्हें कैरियर को चूज करना पड़ता है, इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। सेम गोज विद पेरेंट्स वैल्यूज। एक मिसाल देता हूं कि एक वालिद हैं जो इमाम मस्जिद हैं और उनके बेटे के अंदर एक अच्छा म्यूजिशियन बनने की सलाहियत मौजूद है। अब अगर बच्चे की सलाहियत को वो लेके चलेंगे तो वो घर स्प्लिट हो जाएगा, फैमिली सिस्टम है, बाप घर में नहीं रखेगा। तो यहाँ पे इन चीजों को डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। जब तक हम उस नहज पर नहीं पहुंच सकते कि अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकें, उस वक्त तक दोनों चीजों को लेकिन साथ साथ लेकर अब चलना एक पड़ेगा। अलमिया ये भी तो है कि हुकूमत ये जिम्मेदारी अदा करने से कासिर है, क्या उनके पास वसाइल नहीं है या जो उनकी प्रायोरिटीज़ है उसका मसला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइवेट स्कूल सिस्टम की तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक आम बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अगर आपके पसंद आ भी जाए आपको उनका तालीमी निज़ाम तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर कौन ये बीड़ा उठाएगा, कौन ये जिम्मेदारी उठाएगा? डॉक्टर साहब देखिए, हम पहले सवाल से आपके स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है या उसके पास वसाइल नहीं है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है। वसाइल जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो निकल आते हैं। अब अगर इदारों की या रियासत की प्रायोरिटी नहीं है तो ये मेरी और आपकी प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। जुनैद साहब, आपको मैडम आपसे एक सवाल है, बाकी पेरेंट्स से भी सवाल है, आप तजुर्बा कीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स ज्यादा क्वालिफाइड हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के? जवाब है गवर्नमेंट स्कूल्स के। अच्छा, एक्सपीरियंस किसका ज्यादा है? जवाब है गवर्नमेंट स्कूल्स का। बिल्डिंग्स किसकी बड़ी हैं, लाइब्रेरीज किसकी बड़ी हैं, ग्राउंड्स किसके बड़े हैं? जवाब है गवर्नमेंट स्कूल्स का और गवर्नमेंट कॉलेजेस का। फिर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस में फर्क क्या है कि लोग प्राइवेट कॉलेजेस में स्कूल्स में जा रहे हैं और सरकारी असातिज़ा भी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वो सिर्फ एक फर्क है जिसका नाम है एटीट्यूड। अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दें तो हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स, हमारे असातिज़ा कराम प्राइवेट स्कूल्स वालों से 1 गुना 2 गुना नहीं, कई 100 गुना तालीम में, तजुर्बे में, कैलिबर में उनसे बेहतर है। तो ये एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इसके लिए फंड्स नहीं चाहिए। और डॉक्टर साहब अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो आम ओहदों पर फाइज लोग हैं वो सरकारी स्कूलों से तालीम याफ्ता हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हैं और बड़ी तख्लीकी सलाहियतों के मालिक भी हैं। असातिज़ा ही क्यों, जो हमारे आला ओहदों पर भी बैठे हुए हैं उनको भी अगर हम देखें तो हम लोग इसको गवर्नमेंट के ऊपर डाल दें कि गवर्नमेंट जो है वो बदलेगी या फिर हमें खुद भी इंडिविजुअली बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि असातिज़ा को अब ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं रही है। आपने भी कहा कि जो तमाम अच्छे असातिज़ा हैं वो मौजूद हैं, एक्सपीरियंस तो असातिज़ा सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। तो असातिज़ा को अपना निज़ाम तालीम खुद बदलने की ज़रूरत है, अपना पैटर्न, अपना तरीक़ाकार बदलने की ज़रूरत है। मैडम, ट्रेनिंग की जरूरत बहरहाल हर दौर में, हर वक्त, हर रोज रहती है। असातिज़ा तैयार हुए थे यस्टरडे के लिए, आज के लिए नहीं और आने वाले कल के लिए भी नहीं। तो उनके जो मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। वो भी किसी ट्रेनिंग से ही हल होगा। उनके अंदर ऐसे लीडर्स होने चाहिए, ऐसे कायदीन होने चाहिए, सिलेबस में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको अखलाकियात सिखाएं, उनके जिम्मेदारी को पूरा करने का फरीजा क्या है इसके बारे में आगाही दें। यकीन मानिए कि हमारे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस पाकिस्तान की किसी भी बड़ी से बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को compete कर सकते हैं सिर्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने में कामयाब हो जाए तो। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और ये बहुत ही अहम मामला है क्योंकि नौजवान ही हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो फिर वही होगा जब तक होता है कि आप सिखाएंगे कुछ और अमली ज़िंदगी में उन्हें किसी और किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं तब कि हुकूमत अब इस जिम्मेदारी को निभाए और इस तालीमी निज़ाम को इस बेहतर करने की कोशिश किया जाए, बतला जाए और असातिज़ा की एक ट्रेनिंग जो है वो लाजमी रखी जाए ताकि असातिज़ा नए जिद्दत के साथ तालीम जो है वो दे सकें। हम आगे बढ़ते हैं जनाब। तो पाकिस्तान में वैसे तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल जो है वो क्रिकेट है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस साल पाकिस्तानियों ने जो स्पोर्ट्स शख्सियत सबसे ज़्यादा सर्च की हैं वो एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी एथलीट है। जी हाँ, वो एथलीट हैं और इस साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली स्पोर्ट्स शख्सियत का एजाज़ जैवलिन थ्रो के अंदर कामयाबी हासिल करने वाले, नया रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम हैं। अरशद नदीम ने रवां बरस अगस्त के अंदर आपके इल्म है कि पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया
नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था और पाकिस्तान को 40 साल के बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया था। तो पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि अरशद नदीम का बैकग्राउंड क्या है, ये सफ़र कैसे उन्होंने तय किया और उनके ऊपर जो इनामात और एजाज़ात का सिलसिला है वो तो अब भी जारी है और क्यों नहीं वो डिज़र्व भी करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी खुशी दी, इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को दिया है। तो ये एजाज़ भी उनके हिस्से में आया कि इस साल सबसे ज़्यादा अरशद नदीम को ही सर्च किया गया है और लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, देखना चाहते थे। खुशाइंद बात है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस तो दीगर एथलीट्स चैंपियन से आपको मिलवाएंगे। गोल्फ चैंपियन है पाकिस्तान के, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक चैंपियन से, फारूक अलवी साहब, जिन्होंने 41वां गवर्नर्स कप गोल्फ टाइटल अपने नाम किया है और ये मुकाबला हुआ लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब के अंदर और ये इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में कंटेस्टेंट मौजूद थे। फारूक अलवी की जो मुस्तकिल मिजाजी थी वो इन्होंने दिखाई है और किस तरह से इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, यही से जानते हैं। हमारे साथ फारूक अलवी साहब मौजूद हैं, गोल्फ चैंपियन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अच्छा फारूक भाई, आपने ये बड़ा महंगा शौक है, आप एक बिजनेसमैन और पूरा एक वो एक होता है ना कि बचपन से लेकर बच्चे चल रहे होते हैं गोल्फ को, आपने 50 साल की उम्र में ये शुरू किया, जिस तरह बता भी रहे हैं। ये अचानक से शौक कैसे शुरू हुआ कि आपने गोल्फ खेलना और फिर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे एक दोस्त हैं तो वो गोल्फ खेलते थे, 25-30 साल से वो खेल रहे हैं और उन्होंने वो कहते थे जी आप भी गोल्फ स्टार्ट करें। अच्छा। लेकिन वो जब हम इसके अखराजात और इसके मामलात और इसकी टाइमिंग देखते थे तो हम रिफ्यूज़ कर देते थे। लेकिन बस एक दिन उन्होंने विज़िट करवाया जिमखाना में और उन्होंने प्रैक्टिस रेंज पे लेके गए, तो वो दिन था हमारा गोल्फ जो हमने 50 ईयर कह लें उसमें स्टार्ट की जी। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि अब मैंने गोल्फ और वो भी ऐसा इवेंट था कि उन्होंने हमें रेंज पे लेके गए जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये सारे क्लब्स हैं, इसके साथ खेलते हैं। मैंने पूछा ये एक सबसे बड़ा क्लब है, इसमें इसको क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी इसको ड्राइवर कहते हैं। अच्छा। मैंने कहा मैंने इससे शॉट लगानी है। मैंने पहली शॉट लगाई तो ड्राइवर 2 हिस्सों में। अरे वाह। हाँ जी, ये कुदरती सलाहियत थी आपके अंदर। ये आप बता रहे हैं कि 250 के करीब थे मुकाबले जो मुख्तलिफ क्लब्स के कंटेस्टेंट थे, और सर आपने उन सारों को पिछाड़ दिया। ये क्या ट्रिक है? ये आप ट्रिक जल्दी समझ गए जो वो नहीं समझ पा रहे? ये सब दोस्त कहते हैं और मेरे जितने भी मेरे साथ खेलने वाले वो ये कहते हैं कि आपने वाकई रियली बहुत जल्दी पिक किया है और इसमें जो मेन चीज़ होती है स्विंग, वो बहुत अच्छा आपने पिक कर लिया। हालांकि 50 में आपको पता है 50 में कोई भी बच्चे का सीखना हो रहा है और बड़ों का सीखना हो रहा है। कोच भी थे आपके, कोई उस्ताद थे जिन्होंने आपको ये ट्रिक्स सिखाया? कोच ने बहुत मेहनत की मेरे ने और स्टार्ट में, और बहुत अच्छा उसने मेरे ऊपर बहुत फोकस किया। उसे भी आइडिया था कि ये कुछ करेगा और यही मेरे बाकी कोलीग, ये मेरा होनहार शागिर्द है, यही कुछ कर दिखाएगा। जो छोटा होता है ना बच्चा, तो उसको उस्ताद भी ये समझते हैं कि उसको सिखाना बड़ा आसान है, क्योंकि उसका उस वक्त दिमाग किसी और तरह से काम कर रहा होता है, पिक करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं ना कि हमारा जो सीखने का प्रोसेस है, अमल है, वो थोड़ा रुक सा गया है। आपने 50 साल की उम्र के बाद आपने शुरुआत की और 6-7 साल में आपने माशाल्लाह से जिस तरह से ये अचीवमेंट हासिल की है। बाकी प्लेयर्स आपके साथ भी इसी एज के थे या अभी छोटे थे? वो 2 चीज़ें हुई। एक तो 2 कैटेगरीज, ये जितना गोल्फ ये चैंपियनशिप होती है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। 55 प्लस जो होते हैं वो सीनियर एमेचर्स में खेलते हैं। ठीक। मैंने पहले 2 दिन, इस 3 दिन से पहले 2 दिन वो खेला सीनियर एमेचर, ठीक है, जो मेरी एज के थे सारे ना, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने फिर एमेचर्स में अपनी एंट्री करवाई। अच्छा। इसमें जो है वो 18 ईयर से 50 ईयर्स तक ऑलमोस्ट लोग होते हैं। उसमें तो आप सीनियर थे। नौजवानों को पिछाड़ दिया फिर नौजवान, और वो सारे यंग, और प्लस ये था कि वो तो बहुत अच्छे प्लेयर थे मुझसे। अच्छा, होम ग्राउंड का एज भी तो होता है फारूक साहब कि जिमखाना के जो अपने होंगे उम्मीदवार, उनको एक एक जगह का लोकेशन का पता होगा, कितनी जोर से कौन से हिट होगी, वो कहाँ पहुँचेगी। तो एक एज उनको था जो कि आपको नहीं था, फिर भी आपने ये टाइटल जीता जिमखाना में खेलते हुए। उन्हें जी जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के जो रूटीन में खेलते हैं उनको काफ़ी एज होते हैं। एक तो ये है कि वो उस सारे एटमॉस्फेयर माहौल में एडजस्ट हुए होते हैं, और उन्हें ये अव्वली जो बात है, मैं एग्री करता हूँ कि उनको उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा पता होती है कि कहाँ से हमने कौन सी शॉट खेलनी है। और थर्ड ये है कि उनके साथ वो जो क्राउड होता है या जो लोग उसकी सपोर्ट भी होती है, उसकी बहुत सपोर्ट होती है, और फिर मैनेजमेंट की बहुत सपोर्ट होती है कि हमारे बंदे, हाँ जी, हमारा अपना क्लब जीते, हमारा अपना क्लब के लोग जीते हैं, और इतना बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है ये। और पाकिस्तान में जितनी ट्रॉफीज़ हैं किसी भी स्पोर्ट्स में,
ये गवर्नर कप जो है ये सबसे बड़ी ट्रॉफी है पाकिस्तान हर स्पोर्ट्स में। तो इससे पहले ये एजाज़ किसके पास था, कौन सा क्लब जो है वो जीतता आ रहा था? इससे पहले जिमखाना का ये एक था जी, ठीक है। उनके पास था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पीएफ हमारे गोल्फ कोर्स का जो है स्काई व्यू का जबरदस्त। अच्छा, आइडियल कौन है, आप रोल मॉडल कौन है? टाइगर्स वुड है, कौन है जिसको फॉलो करते हो, और इंटरनेशनली कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल देखते हैं हमारे प्लेयर्स में? पोटेंशियल तो बहुत है सर, लेकिन यहाँ स्पॉन्सरशिप नहीं है लोगों के पास। जो महंगा खेल है, महंगा खेल है, खेल बाहर होने की जाना वजह से नहीं है। afford होता। अच्छे लड़के बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अभी हमारा एक प्लेयर अहमद बेग जो है वो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल में गया है और उसने अपना बहुत नाम बनाया है और बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसको स्पॉन्सर्स पाकिस्तान में अच्छा प्लेयर था, कुछ मिले तो उसने एकदम अपने आप को ऊपर ले गया। अगर इस तरह जो लोगों को किसी स्पॉन्सर्स मिले, कुछ लोगों को, बच्चों को, तो बहुत नाम पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान का। और अभी ज़रूरत है, जिस तरह आपने ये स्पोर्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने टाइम दिया हमें, आई अप्रिशिएट कि भी आपने डेफिनेटली आपकी कामयाबी ऐसी है कि हमारा बनता है उसको प्रमोट करना। एक और चीज़ होती है कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड हो वही खेल सकता है। जो बड़े बड़े नामी ग्रामी हमारे बिजनेसमैन हैं या हमारे बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर्स हैं, दीगर ऑफिसर्स हैं, सिर्फ हम देखते हैं कि उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे इसमें आते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि महंगा खेल है। किस तरह से ये महंगा है, आम बंदा उसको अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता और आम फैमिलीज़ के बच्चे क्यों नहीं उसमें आ सकते? ये सिर्फ इजारादारी जो है इसके ऊपर, वो सिर्फ ख़ास तबकात की या ख़ास फैमिलीज़ की क्यों है? जी, मेन तो ये है कि इसके सबसे पहले तो किसी क्लब की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है, मेंबरशिप्स बहुत कॉस्टली। दूसरे नंबर पे आपका जो आजकल ये इक्विपमेंट है, जिसको आप कह लें कि आपकी क्लब्स हैं और आपकी बॉल्स हैं, अच्छी बॉल जो आप लेते हैं वो 1800 की एक बॉल है। अगर आगे हैजर्ड में या पानी में चली जाती तो आप समझें वो ज़ाया है, ज़ाया हो जाए। और प्लस आपको कोच रखना पड़ता है, फिर कैडी लेना पड़ता है जो आपका बैग कैरी करे, आपको डिसाइड कि आपने कितनी शॉट खेलनी है और आपने कहाँ तक पहुँचना है और कहाँ से दोबारा शॉट खेलनी है। ये चीज़ें इस वजह से इसके एक्सपेंसिव गेम है। और आपकी बात में जो फैमिलीज़ चल रही होती हैं, मेरे इस टूर्नामेंट में भी ऑलमोस्ट 40 to 45% ऐसे लोग थे जिनके पेरेंट्स भी खेलते हैं, उनके बच्चे और उनकी आगे जनरेशन आ चुकी हुई है। लेकिन ये है कि अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, कुछ अल्लाह करीम की तरफ से खास करम हो जाता है। जबरदस्त फारूक साहब, मुबारकबाद इस कामयाबी पर, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कामयाबी आप समेटते रहेंगे। नाज़रीन, ये थे कामयाब गोल्फर और एक कामयाब पावर लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट, जो कि एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, कामयाबी अपने नाम कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। पाकिस्तान के 9 भट्ट ने नई तारीख रकम कर दी है, तो 9 दस्तगीर भट्ट ने उज़्बेकिस्तान में ये एशियन पावर लिफ्टिंग में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और हम आज आपकी मुलाकात भी करवाने जा रहे हैं। 400 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने ये रिकॉर्ड। हाँ, और ये पहला और इंशाल्लाह आखिरी भी नहीं होगा। इस तरह के बहुत से टाइटल वो एक एक करके अपने नाम कर रहे हैं, तो आपको वेलकम कहते हैं नू भट्ट। सबसे पहले तो ढेरों मुबारकबाद हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से। कितनी मेहनत हुई इस टाइटल के लिए, कितने मदे मुकाबिल थे जिनको शिकस्त देकर आपने ये टाइटल अपने नाम किया? जी खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक और पूरे पाकिस्तान को भी मुबारक हो इस मेडल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत आगे भी चल रही थी और आगे मजीद ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एशिया का जो है टाइटल वो विन कर लिया, तो आगे इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड ड्रैग है, तो इंशाल्लाह ताला विद इन 6 मंथ वर्ल्ड क्लासिक ओपन चैंपियनशिप जर्मनी में होगी, तो इंशाल्लाह ताला तैयारी को मजीद ज्यादा बढ़ा देंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है ना अब जो एक मेडल रह गया वर्ल्ड का टाइटल, इंशाल्लाह ताला वो भी पाकिस्तान के लिए अगले 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। जी इंशाल्लाह, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। नू, ये बताइएगा कि ये 400 किलोग्राम वजन बहुत ज़्यादा होता है, क्या टारगेट क्या रखा गया था जिसमें आपने 400 किलोग्राम उठाकर और ये चैंपियनशिप जीती है? बेसिकली इसमें 3 इवेंट से हमने स्क्वाड इवेंट में जो है एशिया का रिकॉर्ड किया है। जो प्रीवियस रिकॉर्ड था एशिया का वो 393 केजी था, तो हमने 400 केजी जो है वो लिफ्ट करके एशिया का जो है नया रिकॉर्ड किया है। और उसके अलावा जिनके साथ मेरा मुकाबला था, एक जो रशियन जो था पावर लिफ्टर, वो वर्ल्ड चैंपियन था प्रीवियस, और एक डिफेंडिंग चैंपियन था जो सिल्वर ताइवान का हुआ, वो डिफेंडिंग चैंपियन था एशिया का। तो इन दोनों को जो है वो बीट करके जो है हमने एशिया का रिकॉर्ड भी किया और स्क्वाड में गोल्ड मेडल भी विन किया। तो भट्ट साहब, नाकाबिले शिकस्त रहे तमाम इवेंट में या किसी राउंड में डिस्क्वालीफाई भी हुए?
जी जी, मेरा बेसिकली जब मैंने 400 केजी सेकंड अटेम्प्ट की थी स्क्वाट की, इसमें 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, इसमें सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने रैकेट लिफ्ट ली थी तो मेरी जो है शोल्डर में इंजरी होगी, लेफ्ट शोल्डर में, जिसकी वजह से जो है मैं डेड लिफ्ट पे जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। तो डेड लिफ्ट में अगर आप किसी भी एक इवेंट में परफॉर्म ना कर पाए तो आप ओवरऑल के मेडल से आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो हम जो है वो डेड लिफ्ट ना होने की वजह से जो है हम ओवरऑल की जो थी वो रेस से बाहर हो गए थे, लेकिन लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऊंच नीच तो वैसे भी गेम का हिस्सा है, असल चीज ये होती है कि जी, टाइटल आपने नाम किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आप बता रहे थे कि अब वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयारियां हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? ना टफ होगा वो मुकाबला इस एशियन कप के मुकाबले में, गोल्ड मेडल के मुकाबले में? बेसिकली यही जो खरीफ है वहीं वहीं पे आ रहे हैं और इन्हीं के साथ कंपटीशन है। और अगर मैं डेड लिफ्ट एक भी कर लेता तो मैं ओवरऑल में भी गोल्ड हो रहा था। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि ये जो इंजरी है इसको रिकवर करें और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो है जब हम वर्ल्ड के लिए जाएं तो हम मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसे 100% तीनों इवेंट्स में विन भी करें और ओवरऑल में भी पाकिस्तान को गोल्ड दें इंशाल्लाह। अच्छा नो, ये बताइएगा, एक तो प्रैक्टिस होती है जो आप बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर करते होंगे, जो तैयारियां आपकी चल रही होती होंगी, इसके साथ खुराक का बड़ा ख्याल रखा जाता है, एथलीट्स अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखते हैं। आप क्या खुराक इस्तेमाल करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप में एनर्जी आए और आप वेट जो है वो इतना हैवी वेट उठा सकें? बेसिकली जो पावर लिफ्टिंग है वो उसका दूसरा नाम ही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ जो है आपको खुराक से मिलती है और ट्रेनिंग करके मिलती है। तो खुराक जो है वो एक लिफ्टर के लिए, जो पावर लिफ्टर के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 400 केजी अगर अपने कंधों पे उठाना है तो आपको उस तरह की खुराक भी चाहिए। तो इसमें हमारी देसी चीजें हम बहुत लेते हैं। नाश्ते में हम अंडे वगैरह लेते हैं, देसी अंडे लेते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, फिश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सैलड वगैरह इस्तेमाल और हम देख भी रहे हैं देसी खुराकों के असरात। बिल्कुल जी, देसी खुराकों के असरात हम देख रहे हैं। जुनेद भी शुरू करने वाले हैं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया तो इसलिए हम भी आपसे इजाजत चाहते हैं नूर, और आपको बहुत एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि एक नया जो एंटी रेप सेल कायम किया गया है उस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आपको बताते हैं अमेरिकी कंपनी की तरफ से सबसे बड़ा ड्रोन शो करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। और अगर बताया जाए तो स्काई एलिमेंट्स ने 2500 ड्रोन्स उड़ाने का अपना ही जो साबिका रिकॉर्ड था उसे तोड़ा है। इस बार अमेरिकी कंपनी ने रियासत टेक्सास के एक मैदान में 5000 ड्रोन्स उड़ाकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और कैरेक्टर्स बनाए गए। ड्रोन शो की ये झलकियां हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इसकी वीडियो सोशल मीडिया सार्फिन के दिल मोह रही है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये ड्रोन शो किया गया है। क्रिसमस की मुनासबत से सांता क्लॉज बनाया गई है, सांता क्लॉज दिखाया गया है और वीडियो में सांता क्लॉज को 2 बड़े कुतुबी हिरन के जरिए हवा में सवार दिखाया गया है। इतने बड़े ड्रोन शो की तैयारी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दोनों टीमों के कई तकनीकी माहिरीन को आउटडोर सेटिंग में ड्रोन सेट करते हुए भी दिखाया गया है। और जैसे ही शाम ढलती है ड्रोन बैक वक्त दुरुस्तगी के साथ ज़मीन से उड़ाते जाते हैं और इन पर नस्ब LED लाइट्स टिमटिमाती हुई बड़ी तस्वीर बनाकर उसे नुमाया कर देती हैं, आवेज़ां कर देती हैं। तो ये खूबसूरत मनाज़र कोई पेंटिंग नहीं है बल्कि ये ड्रोन्स के ज़रिए एक नमूना आर्ट का पेश किया गया है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।